जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और यहाँ ऊपर मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2019। इसका मतलब ये है कि एसएससी सीजीएल में 2019 में फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे उसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। ठीक, जैसे कि ये हेडिंग आप देख रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। अब देखो, ध्यान से समझने वाली बात क्या है। इसमें बोला क्या है कि दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी। तो देखो, ये क्वेश्चन आया दोगुना वाला। जरूरी नहीं एग्जाम में आपके दो गुना है, कभी 3 गुना कर देगा, कभी 10 गुना कर देगा, तब क्या करोगे। तो रटने से बेटर है, जैसे इसमें लिखा है कूलाम का नियम, ये सही हो जाएगा। और दोगुनी करने पर ये हुआ कैसा है, 1/4। तो ये वैल्यू निकलती कहाँ से, चर्चा उसकी करते हैं। ध्यान से समझना चीजों को। सबसे पहले आपने कूलाम का नियम क्लास 12th में तो पढ़ा होगा। ये होता है F इक्वल, क्या होता है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, ये होता है F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और इसका मात्रक होता है न्यूटन। अब ध्यान से समझना, कह रहा आवेशों के बीच की दूरी। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये हमने दो बिंदु आवेश मान लिए, इसको मान लिया Q1 और इसको मान लिया Q2 और इसके बीच की दूरी मान ली R। ठीक, अब इसमें देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी जब हम लोग उसकी निर्भरता वाले कार्य करते हैं, यानी कब वो प्रोपोर्शनल है, कब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ उस वैल्यू को लेते हैं जिसकी उसमें चर्चा की जा रही हो। अब कह रहा दो विद्युत आवेशों की जो बीच की दूरी है वो दोगुनी, और बीच की दूरी आपने यहाँ पर क्या मानी हुई है, R। तो हम लोग सिर्फ F और R की तुलना करेंगे, बाकी Q1 Q2 और 1/4πε0 से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तभी इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मतलब कहने का इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, F प्रोपोर्शनल 1/R²। अब ध्यान से समझना बात को। दूरी आपकी कितनी की गई है, दोगुनी। कहने का मतलब ये है कि अब जब यहाँ पर रखोगे R की जगह पर 2R, तो F प्रोपोर्शनल 1 यहाँ क्या रख दोगे, 2R। क्यों, क्योंकि दूरी का स्क्वायर किया गया है। तब ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल 1 इस 2 का जब वर्ग करोगे 4 हो जाएगा और R²। अब ध्यान से समझना, ये जो 1/R² आया, ये तो आपका पहले भी था फार्मूले में। अब यहाँ पर देखो गौर से, एक नई वैल्यू आपको क्या मिली, 1/4 इतना देखो, जिसमें हमने येलो कलर से मार्क किया हुआ है। तो 1/4 और 1/4 का मतलब ही होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। आई होप आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जब बीच की दूरी को दोगुना करेगा तो 1/4 आ जाएगा। हो सकता है आपसे कह दे कि बीच की दूरी 3 गुना कर दो, समझो ध्यान से। तो फार्मूला क्या होता है, F प्रोपोर्शनल 1/R²। 3 गुना करेगा तो F प्रोपोर्शनल 1/3R का स्क्वायर करोगे, तो ये 1/3 का जब वर्ग करोगे 1/9 आ जाएगा। तो ये था 1/4, ये हो जाएगा 1/9 गुना। कभी कभार क्या करता है, बीच की दूरी को आधा कर देता है। अब ध्यान से समझो, F प्रोपोर्शनल 1/R², फार्मूला यही लगेगा। ठीक, अब जब बीच की दूरी कर दे आधी, बीच की दूरी कैसी कर दे, आधी, यानी R की जगह पर रखोगे R/2। अब ध्यान से समझना, तो F प्रोपोर्शनल 1 यहाँ R/2 का स्क्वायर कर दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/R²/4 हो जाएगा। ये वाला 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो जब ये 4 ऊपर आ जाएगा तो F प्रोपोर्शनली हो जाएगा 4 और 1/R²। कहने का मतलब इस स्थिति में बल आपका हो जाएगा 4 गुना। समझ गए ना, क्योंकि नीचे वाला 4 ऊपर चला गया तो F के प्रोपोर्शनल में 4 आ गया, तो बल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये होता है कूलाम का नियम। जैसे जैसे दूरी बदलते जाएगा वैसे वैसे इसका बल भी बदलता जाता है। ठीक, तो जो ये आपका क्वेश्चन था उसमें कह रहा था बीच की दूरी दोगुनी की गई है और कह रहा है 1/4 हो जाता है, यानी क्वेश्चन आंसर सब कुछ उसमें दिया। कह रहा है ये नियम कौन सा है, तो ये होता है कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम को ही हम लोग कहते हैं F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ है, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय
दिया जाता है। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, और कह रहा 1932 की खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो है आपके जेम्स चैडविक, सब लोग जानते हो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और बताया था रदरफोर्ड ने। कंफ्यूजन नहीं रखना, इसके पहले के लेक्चर में हमने दोनों की डिटेल से चर्चा की है। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा है एक अश्व शक्ति बराबर लगभग होता है। तो हमने बताया था एक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति का मतलब हॉर्स पावर ये होता है 746 वाट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 746 देखिए ऑप्शन में है कहीं 746। अब देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले याद कर लो। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा नंबर लिखा है खालिस्तान, फिर लिखा विस्तार कामा गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। यानी कौन सा विस्तार है, तो ये तापीय विस्तार होता है, ठीक। तापीय विस्तार के कारण जितने भी आपकी चालक या धातुएं होती हैं उनका प्रसार होता है। देखा होगा रेलवे लाइन का जब ट्रैक बिछाया जाता है तो रेलवे की पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। वो गैप क्यों छोड़ दिया जाता है, ताकि गर्मियों में लोहे का प्रसार होगा, तो वो जो खाली गैप है वो लोहे के बढ़ने के कारण यानी प्रसार होने के कारण वहां पर सही से सेट हो जाएगा। अगर रेल की पटरी के बीच में गैप ना छोड़ा जाए तो गर्मियों में तो उसका प्रसार होगा, सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में प्रसार होगा जिससे वह पटरी टेढ़ी हो जाएगी और ट्रेन पलटने का खतरा हो सकता है और बहुत कुछ इससे नुकसान भी हो सकता है। तो रेल पटरी के बीच में जो स्थान छोड़ा जाता है वो इसी वजह से, ताकि गर्मियों में लोहे का प्रसार होगा तो खाली स्थान भर जाए, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन तो ये होता है आपका तापीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा है जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है। ओम का नियम जानते हो, V बराबर आई है। तो इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे जर्मनी के रहने वाले। कैसे याद करोगे, जॉर्ज जर्मनी, आप देखो सब कुछ उसी में निकाल सकते हो आप। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है, तो जॉर्ज जर्मनी, मिलते जुलते लग रहे, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर लिखा है उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त होता है, ठीक। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। लिखा है हिम विवाह, धुंधलेपन की स्थिति, ढोलीय विरूपण, ब्रिलोइन प्रकीर्णन, ठीक। तो इनमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिम विवाह। यानी हिम विवाह के कारण जो ये हिम विवाह घटना होती है आपकी, इसके कारण जो सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा है भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित प्राप्त होता है, ठीक। तो इसको कहते हैं जीमैन प्रभाव। इसके पहले वाले पेपर में ये आया था। जीमैन प्रभाव इंपॉर्टेंट है, आपको दो बार मिल चुका है, ठीक। तो होता क्या समझो, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है, यानी ये एक परिघटना है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है, इसको कहते हैं जीमैन प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 लिखा हुआ है भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप, यानी ताप समान है, वर्ड जो इंपॉर्टेंट मिलता है बस वहीं पर आप मेन पॉइंट लगाइए, और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक। तो ये है आपका आवोगाद्रो नियम, ध्यान से समझ लो, ठीक। अभी ऑप्शन और भी आगे दिए होंगे। ये होता कौन सा है, आवोगाद्रो नियम। कह रहा है भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप, टेम्परेचर समान रहेगा, और ताप और दाब दोनों समान की स्थिति में सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी हर एक जगह कॉमन वर्ड मिल रहा है आपको, समान ताप, समान दाब, समान आयतन, समान अणुओं की संख्या। तो यह है आपका आवोगाद्रो नियम। ओम का नियम नहीं होगा। आगे भी जो 2 ऑप्शन दिए उनको भी देख लेते हैं। अगला लिखा है बॉयल का नियम, यह भी नहीं होगा। चार्ल्स का नियम, यह भी नहीं होगा, ठीक। तो समान ताप, समान दाब, समान आयतन, समान अणुओं की संख्या, ये होता है आवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट लिखिए 9 नंबर, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों के द्वारा कुल कितनी छवियां यानी कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखो इसका फार्मूला याद रखो, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360/θ, ठीक। यदि आप इनका डिवाइड करोगे और वो एक
ऑड नंबर आ रहा है यानी विषम संख्या, तो इसका वही आंसर होता है। अगर सम संख्या आ रही तो उसमें एक कम कर देते हैं। ठीक जैसा कि मतलब इस प्रश्न में लिखा है n बराबर ऊपर 360 रहेगा, एंगल कितना दिया है 120, 120 से जब 360 काटोगे कितना आ जाएगा 3। अब 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। फार्मूला याद रखो, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 अपान थीटा। थीटा को जब डिवाइड करोगे, अगर वो एक विषम संख्या आ रही तो फिर आंसर वही, अगर सम संख्या आ रही तो फिर उसमें एक और कम कर दीजिए यानी 1 घटा देंगे। जब सम हो, विषम हो तो कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, क्योंकि जब 120 का 360 में भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। फार्मूला याद रखो, एंगल चेंज भी कर सकता है, तो आसानी से आप कोई भी ऑप्शन सही कर पाओगे, जो भी उसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ है ताप मापी यानी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारे के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यानी थर्मामीटर देखा होगा, जब हम लोगों को फीवर वगैरह होता है तो जो कांच वाला थर्मामीटर होता है जो पेन जैसा होता है उसमें वो लगा होता है पारा, यानी कह रहे हैं पारा की जगह पर और कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम लोग उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं गैलिंगस्टन। ठीक है ना, यदि पारा नहीं होगा तो गैलिंगस्टन से भी काम चल जाएगा। ब्रोमीन, आर्सेनिक, सेलेनियम ये काम नहीं करेंगे, यानी पारा अगर नहीं है उसके अंदर तो पारा की जगह पर गैलिंगस्टन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है। यानी ऐसा कौन से इसमें चीज है जिसका गलनांक अल्पतम होता है यानी जल्दी गल जाता है, तो वो होता है आपका टिन। ठीक, साधारण सा पॉइंट है, याद कर लीजिए। अगला लिखा हुआ है 12 नंबर, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डी है। यहाँ डी का क्या अर्थ है, तो देखो लेंस की प्रकाशीय शक्ति, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और ये 2.0 में यहाँ पर डी क्या है आपका, ये है आपका डायोप्टर। यानी कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, वो भी एसएससी सीजीएल 2019 में। यानी डी का कह रहा है क्या मतलब है, तो आप आसानी से बता पाओगे डी का मतलब है डायोप्टर, जो कि प्रकाश की शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम होता है। ठीक, तो इसका होता है कनाडा बाल्सम, ये आप याद कर लीजिए। कनाडा बाल्सम का जो अपवर्तक सूचकांक है वो क्राउन ग्लास के करीब करीब होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। ठीक, इनका जो मान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है, तो पारा रोधक नहीं होता है, बाकी ये सब आपके रोधक है। ठीक, रोधक मतलब रोकने वाले, तो पारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पढ़ो ध्यान से। असत्य सत्य वाले वही कर पाएगा जिसको नॉलेज थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, तो बिल्कुल बात सही है। क्यों, देखा होगा मटके में हम लोग पानी रखते हैं गर्मियों में तो वो ठंडा बना रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, बिल्कुल बात सही। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये आपका 9th या 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये भी सही है। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण, यानी जो पीतल होता है उसमें 30% जस्ता और 70% तांबा होता है, ये भी सही। अब 3 शुरू के सही हो चुके हैं, तो आप समझ जाओगे चौथा ऑप्शन गलत है। पढ़ लीजिए इसको भी, क्या लिखा हुआ है, दाब की मापनीय इकाई को मीटर में। अरे भैया, दाब का मात्रक मीटर नहीं होता, ये लंबाई का मात्रक होता है। दाब का एक तो पास्कल होता है, और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से निकालोगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और ये कह रहा है दाब का जो इकाई है यानी मात्रक वो मीटर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 343 मीटर पर सेकेंड, या कभी कभार ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा 332 दिया जाएगा, तो 332 मीटर पर सेकेंड कर दोगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो 220 कर नहीं सकते, 222 भी, 232 भी नहीं कर सकते, 110 बहुत कम हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट किसके करीब करीब है 343 के, तो 343 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है 2019 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर प्रदान की जाती है, यानी किसके आधार पर, तो ये हो गई विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर प्रदान की जाती क्या, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के मूल्यांकन यानी रेटिंग जो है उसको विद्युत धारा के हिसाब से की जाती है। तो आई होप आप ये 17 पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स और कुछ दिनों बाद हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में आए हुए हैं, मैथ भी कुछ एक्सरसाइजेज में पढ़ाई गए, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, तो कई सारे वीडियो या कई सारे लेक्चर मैथ के भी पढ़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।